साथियों, आज की AMIM दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ बुलाई गई है। आप तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी इल्तिजा कबूल फरमाई। जो मौजू है केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की मुस्लिम विरोधी नीति। जाहिर है किसी भी पार्टी का चलाने के लिए उसका एक थिंक टैंक होता है, एक टॉप बॉडी होती है, फिर उसके अंडर में उसकी सबऑर्डिनेट बॉडीज़ होती हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो टॉप मोस्ट बॉडी है जो पॉलिटिकल डिसीजन लेती है वो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी तो इसमें 2 मुस्लिम नुमाइंदे होते थे, इलियास आज़मी साहब और शाजिया इल्मी साहबा। उसके बाद इन्होंने मुसलमानों का पूरा भरपूर समर्थन हासिल किया और ये सरकार बनाने की तरफ या ये पार्टी इलेक्शन जीतने की तरफ गामजन हुई। जैसे जैसे मुसलमानों ने समर्थन दिया वैसे वैसे ये मुसलमानों को नज़रअंदाज करती चली गई और इसने अपनी PAC में से पहले 2 की जगह 1 किया, फिर उस 1 मेंबर को भी हटा दिया, फिर काफ़ी दिन तक PAC बिना किसी मुस्लिम मेंबर की रही। अब हालिया दिनों में 1 मुस्लिम फिर मेंबर बनाया है। ज़ाहिर है वो मुस्लिम भी ऐसा है जो पूजा में आरती करता है। आप समझ सकते हैं कि उसका मुसलमानों के लिए कितना उसकी समझ होगी। तो जिस पार्टी की थिंक टैंक में टॉप बॉडी में ही जब मुसलमान नहीं है तो जाहिर है कि वो मुसलमानों के लिए क्या पॉलिसी बनाएगी और क्या काम करेगी। लेकिन जब आप इनकी सरकार की कारकर्दगियों की तरफ देखते हैं तो खुले तौर पर मुस्लिम तबके को नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करने में जो बिल्कुल नुमाया चीज़ें हैं वो हैं वक्फ की बिल्डिंग्स, औकाफ की बिल्डिंग, उसमें मसाजिद हैं। मसाजिद भी वो तारीख़ी मसाजिद जिनका एक पूरे हिंदुस्तान की बिल्डिंग में एक नुमाया मकाम है, चाहे वो दिल्ली की जामा मस्जिद हो या दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद हो या और बल्ली मारान में एक मस्जिद है, मस्जिद मुबारक बेगम हो, जो बरसों से जर्जर हालत में है और अपनी रिपेयर के लिए वो मुंह उठाए देख रही हैं कि कब सरकार की नज़र उन पर पड़े और सरकार उनके लिए बजट फराहम करे और ASI और वो दोनों मिलकर उसकी मरम्मत कराएं। तमाम तर सोशल एक्टिविस्ट और हमारे पार्टी के कारकुनान के ज़रिए भी इसकी शिकायतें कराई गई, लेकिन दिल्ली सरकार ख़ासतौर से केजरीवाल की कान पे जू नहीं रहेंगी। आज भी मस्जिद मुबारक बेगम की जो सेंट्रल डोम है वो टूटी हुई है, शहीद है, उसके लिए कोई बजट फराहम नहीं कराया गया। इसी तरीके से मस्जिद फतेहपुरी का बड़ा हिस्सा गिर गया, उससे पहले भी गिर गया था और काफ़ी हिस्सा उसका जर्जर हालत में है, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली जामा मस्जिद का मामला पूरा गरमाया था, लेकिन दिल्ली सरकार और केजरीवाल ने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसी तरीके से एक बहुत ही मशहूर एक मुद्दा रहा, वो रहा दिल्ली हज हाउस, जिसे पहले कांग्रेस ने 2008 से 2014 तक बेवकूफ़ बनाया, 2013 तक, और 2013 के बाद से 8 साल से ये हजरत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी बेवकूफ़ बना रही है। और आज भी एक ईंट हज हाउस के नाम से नहीं लगी है, भले से ये मुसलमानों को इलेक्शन से पहले उनको बहलाने फुसलाने के लिए उनके पास ये मुद्दे हैं। इसके आगे हम चलते हैं तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे मस्जिद के इमाम। जी हाँ, मैं उन्हीं इमाम की बात कर रहा हूँ जिसको दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल साहब और उनके दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खां साहब ने ऐवान गालिब में बुलाकर पूरी नुमाइश की थी और बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने उनका हाथ उठाकर कहा था कि नहीं देखिए, ये हमारा टेक केयर कर रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, और हम इमामों को बहुत एक अच्छी इज्जतदार ज़िंदगी देने की तरफ, उनको एक अच्छी सैलरी देने के लिए, यानी कि मुअज्जिन को 14,000 और इमाम को 16,000 देंगे। लेकिन उस शख्स का वो वैसे ही झूठा वादा रहा जैसे वो लोकपाल बिल का झूठा वादा था।
जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से भी खिलाफ मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है और ज़्यादा खतरनाक है, और आज सांप्रदायिकता की सारी हदें पार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उसी तरीके से इमामों की तनख्वाह के मामले में भी अरविंद केजरीवाल का वही रवैया रहा। बहुत ज़्यादा हमने जब इस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रेस रिलीज में उठाया था तो उन्होंने 2 महीने की तनख्वाह रिलीज़ करी, वो भी 5000 मार्च 2020 तक उनकी तनख्वाह रिलीज़ हुई है। जो 1300 इमाम और मुअज्जिन हैं उनकी 22 महीने से आज तक कोई तनख्वाह नहीं दी गई, और 350 इमाम वो जो पहले से रजिस्टर्ड हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में, उनकी पिछले 10 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। तो आखिर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां कोरोना की मार झेल रहा है हिंदुस्तान और दिल्ली, वहां ये तबका जो बिल्कुल ही एक खुददार तबका है, इज्जतदार तबका है, लेकिन इसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं होता, तब ये सरकार उन पर ऐसी सितम ढा रही है कि 22 महीने से और 10 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोकल लोगों ने उनकी इसलिए मदद करना छोड़ दी कि इनकी तनख्वाह तो अब दिल्ली वक्फ बोर्ड से आएगी, जो पहले उनकी लोकल कमेटीज थी वो टेक केयर करती थी, और अब दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो मुंह मोड़ा है इनकी तरफ से, तो न वो बेचारे घर के रहे न घाट के, और इस सरकार के सिर्फ सितम पे और इस सरकार के सिर्फ वादों पे ही वो जिंदा है। तो सवाल अब ये है कि दिल्ली सरकार आखिर इतनी निर्दयी कैसी हो गई, आखिर इतनी उनकी क्या इतनी बड़ा बजट है जो ये नहीं दे सकती। ये सिर्फ इसकी जो चूंकि मुस्लिम विरोधी नीति है, मुसलमानों के ताल्लुक से इसके पास कोई हमदर्दी नहीं है, ये शांति है कि मुसलमान तो जाएगा कहाँ, ये हमारे अलावा किसको वोट देगा, इसलिए उनको ग्रांटेड देती है। इसी सिलसिले में मैं आगे चलता हूँ कि दिल्ली उर्दू अकेडमी का 2 साल से बजट नहीं जारी किया, वहाँ की जो 17 वैकेंसीज थी वो आज भी खाली हैं, और जो तारीख़ी मुशायरा जो जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से 26 जनवरी का तारीख़ी मुशायरा पूरे हिंदुस्तान में एक तारीख़ की एक सेलिब्रेशन के हवाले से जाना जाता है, वो भी इस निर्दयी सरकार ने बंद कर दिया। जब सारे काम तुम्हारे ऑनलाइन हो सकते हैं या तुम्हारे काम और दूसरे तरीके से हो सकते हैं, तो मुशायरा क्यों नहीं हो सकता, कोविड प्रोटोकॉल के साथ क्यों नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि उर्दू के लिए उर्दू के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया, वो मैं पहले भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रेस रिलीज के थ्रू बता चुका हूँ कि उर्दू के साथ तो ऐसा सितम किया कि उर्दू अकेडमी में एक ऐसा शख्स बिठा दिया, न जो शख्स उर्दू बोल सकता है, न लिख सकता है, न पढ़ सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए वो उर्दू अकेडमी की क्या खिदमत करेगा। और उसी का नतीजा ये है कि आज वो मुशायरा भी नहीं हो रहा, और जो इतने उर्दू अकेडमी के जितने भी प्रोग्राम थे शोराओं से रिलेटेड, उदबा से रिलेटेड, वो आज कुछ भी नहीं हो रहे हैं। उससे पहले बीच में एक ढिंढोरा इन्होंने सरकार ने पीटा कि हम 917 वैकेंसी उर्दू टीचर्स की निकाल रहे हैं, चूंकि उसे कांग्रेस ने भी दबा के रखा हुआ था, तो उसने क्लेम किया कि हम निकाल रहे हैं, और देखिए इतने साल बाद निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी खोदा पहाड़ और निकली चुईया। सिर्फ 917 में 177 लोग का सिलेक्शन हुआ, और 740 लोग उसमें फिर वैकेंसी ऐसी रह गई। उसमें इन्होंने अंदर से बैकडोर से क्या जुल्म किया कि उसकी जो पीजीटी और टीजीटी की जो उन्होंने उसकी शराइत रखी, उसमें ये रखा कि 2 हिस्सों में पेपर होगा, जो पहले हिस्से के पेपर को क्लॉज करेगा वो पास करेगा, वो दूसरे हिस्से पे पास करना उसका माना जाएगा। जबकि वो सारे कैंडिडेट बुलाए गए थे, एप्लीकेंट थे जो सीटेट क्वालिफाइड थे। जब सीटेट एक सरकार का एग्जाम है और जब उसको बच्चा पास कर सकता है तो वो एलिजिबल है टीचर बनने के लिए। इन्हें तो एग्जाम कराना ही नहीं चाहिए था, डायरेक्ट सीटेट से ले लेना चाहिए था। लेकिन अगर एग्जाम कराया भी था तो कम से कम ये दोनों मेरिट को क्लब कर देते तो इसमें ज्यादा बच्चे आ जाते। आखिर आज जो 740 टीचर जो अपॉइंट नहीं हुए, इनसे आप अंदाजा लगाइए, अगर एक टीचर दिन में 6 घंटे पढ़ाता है और एक क्लास में 40 बच्चे रहते हैं तो 1,77,000 बच्चे आज उर्दू पढ़ने से डेली महरूम हैं। इस सरकार की ये जालिमाना ये पॉलिसी है। वरना उर्दू एक ज़बान एक ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको मेरिट की ज़रूरत हो, सिर्फ आप इसे क्लब कर देते। ऑलरेडी आप पीजीटी में आप दोनों पेपर्स को क्लब करते हो तो टीजीटी में आखिर ऐसी क्या परेशानी है। और यही सितम ज़रीफ़ी उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज के साथ भी की है, उसमें भी 386 वैकेंसी निकाली, लेकिन सिर्फ 67 के इन्होंने अपॉइंटमेंट किया। चूंकि ये अल्पसंख्यक विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, उर्दू विरोधी है, इसलिए ये काम करती है। इसके साथ ना उन्होंने कोई दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन या दिल्ली उर्दू अकेडमी ने कोई कोचिंग का भी इंतजाम नहीं किया था।
कोई सिस्टम ऐसा भी नहीं बनाया था कि जो बच्चों ने अप्लाई कर दिया है उनको कम से कम तैयार कराते और आखिर ये उर्दू के टीचर्स ही उनको अपॉइंट करा लेते। इसी तरीके से जितने उर्दू मीडियम स्कूल हैं उसमें टीचर्स की तनख्वाह बहुत कम है, और उर्दू मीडियम स्कूल में ये बात एक साफ साफ क्लॉज है कि जो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर भी होंगे, चाहे मैथ हो या साइंस हो, वो लोग भी उर्दू नोइंग होने चाहिए। आज उसमें नॉन उर्दू नोइंग जो टीचर्स हैं वो वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं। दूसरा बात, जो उर्दू मीडियम स्कूल है उसमें इनके पास प्रिंसिपल मुहैया नहीं है, ये वाइस प्रिंसिपल और सीनियर टीचर से काम चला रहे हैं। इसके अलावा जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं उसमें बहुत सारी जगह पे इन्होंने अपने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो सवाल ये है कि ये जो शिक्षा का जो ढिंढोरा पीटती है सरकार, तो आखिर मुस्लिम इलाकों में क्यों नहीं। दूसरा इसी के साथ, जिसको मैं सेपरेट आइंदा कभी अलग से भी बताऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जिन्होंने वादा किया था कि हम मुस्लिम इलाकों में किराए की बिल्डिंग ही लेके से ही 250 स्कूल बनाएंगे, वो स्कूल का प्रोजेक्ट आज तक डंप है। उसमें जो 16 स्कूल का जो पायलट प्रोजेक्ट था जो शुरू होना था, आज तक उसमें अपॉइंटमेंट डिप्टी डायरेक्टर का हो भी चुका है, लेकिन ना तो टीचर्स अपॉइंट हुए, ना प्रिंसिपल अपॉइंट हुए, ना वो बिल्डिंग किराए पे ली गई। आखिर सरकार बताए कि उसको शुरू करने के बाद रोक क्यों दिया। वो कौन सी ताकत है जो सरकार को मजबूर कर रही है? क्या वो नागपुर से ऐसा इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि आप मुसलमानों के लिए प्राइमरी शिक्षा तक नहीं दोगे? ये अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दे, मनीष सिसोदिया इसका जवाब दें कि आखिर आप जो शिक्षा के बहाने अपनी पीठ थपथपाते हो, तो आखिर इस दिल्ली का जो एक इज्जतदार शहरी है, मुसलमान गरीब शहरी है और आपको वोट दिया है उसने, उसको वो शिक्षा कम मिलेगी। इसी के साथ मैं अगली पॉइंट पर चलता हूँ। वो पॉइंट है कि इन्होंने ना तो उन इलाकों में जो इनको मुस्लिम इलाकों में जो स्वास्थ्य के लिए स्पेशल, चूँकि गरीब इलाके हैं, अनथराइज इलाके हैं, वहाँ साफ़ सफाई भी कम है, तो वहाँ पे बीमारियाँ भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई अलग से स्कीम नहीं चलाई। तो मेरा इन्हीं अल्फाज, ये जो मैंने मुख्तसरन आपके सामने बात रखी, वो ये बताने की कोशिश की कि ये जो दिल्ली सरकार जो मुसलमानों के बड़े सपोर्ट से तीसरी बार सरकार में है और ये बड़े बड़े दावे करती है, तो आखिर ये मुस्लिम विरोधी कब है, विरोधी क्यों है? और ये बताए सरकार कि ये जो जिन इमामों की 20 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है उनकी तनख्वाह कम मिलेगी, जिन इमामों की 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है उनकी तनख्वाह कम मिलेगी, विडो पेंशन रुकी हुई हैं वो विडो पेंशन कब रिलीज होंगी, आखिर जो दिल्ली वक्फ की जो बिल्डिंग्स हैं, खासतौर से जो बहुत ही तारीखी बिल्डिंग है, जो मसाजिद हैं, उनकी रिपेयर कब होगी, हज हाउस कब तक बनेगा, और इसके साथ साथ जो 250 स्कूल बनाने का वादा किया है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने, वो अब कब पूरे होंगे। और ऐसा ना हो कि अब चूंकि एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले फिर 2 महीने की इमामों की तनख्वाह रिलीज कर दी जाए और टोकनिज्म के या टोकन की तरह इनको खुश कर दिया जाए, और फिर इनको फिर वैसे ही बहला फुसलाकर एक नींद सुला दी जाए और उनका काम फिर न किया जाए। तो मजलिस ने आज आपके थ्रू ये बात उठाई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो सपोर्ट लेकर यहाँ तक पहुँची है, इनका ख्याल रखेगी और हमारे उठाए हुए मुद्दों को, जो आज AIMIM दिल्ली ने मुद्दे उठाए हैं, उन पर सकारात्मक अपना रवैया जाहिर करेगी और इनको अमल में लाएगी और ये सारे काम पूरे करेगी। बहुत शुक्रिया।